प्रतीक कौर अंजलि की मौत अभी भी पहेली बनी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानपुर थाने के बाहर। मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देख लीजिए जहाँ पर लोग मौजूद हैं और अंजलि के हत्यारों को फांसी देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर लोग मौजूद है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सुल्तानपुरी थाना जिसका गेट बंद है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कुछ लोग हालांकि अंदर गए हैं, थाने के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन अभी गेट बंद है। इन लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो होटल का कमरा नंबर 104 बुक करवाया गया था, वो निधि ने बुक कराया था, वो अंजलि ने बुक नहीं करवाया था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जानकारी ये भी मिली है कि 800 रुपए में वो कमरा बुक किया गया था। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो बार बार निधि की तरफ से दावे किए गए थे और निधि ने बताया था कि होटल में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन बड़ी बात उस कमरे को लेकर के ये सामने आई है कि वो कमरा निधि की तरफ से बुक करवाया गया था, ना कि अंजलि की तरफ से बुक करवाया गया था। और 800 रुपए में ये कमरा बुक करवाया गया था। अब पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये है, देखिए, सुल्तानपुर थाना। ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है जो पड़ोसी हैं, क्योंकि यहीं पर कुछ दूरी पर अंजलि के मामा का घर है, जहाँ पर उनकी माँ मौजूद है, अंजलि की माँ मौजूद है, मामा मौजूद है। वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि धारा 302 को ऐड करना चाहिए, धारा 302 होनी चाहिए, यानी कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि अब से कुछ देर पहले ये स्पेशल सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो पूरी तफ्तीश से बताते हैं कि अभी तक 18 टीमें बनाई गई है। वो 18 टीमें बनाई गई है जिसमें जाबाज ऑफिसर्स हैं जो पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अब कड़ियों को जोड़ते हुए इस केस को सुलझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। और संजौला मामले में अब लगातार तफ्तीश आगे बढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं उस पूरे मामले को उलझाते चले जा रहे हैं। हालांकि 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 2 नए आरोपी बनाए गए हैं। इन मुख्य आरोपियों की मदद करने की आरोप इन पर लगे हैं, इनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन कुछ ही देर बाद इन 5 आरोपियों को इसी रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर अब बताया ये जा रहा है कि आगे क्या उन्हें रिमांड मिलेगी या नहीं, ये अब कोर्ट में जज तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कुछ और नई चीजें सामने आ रही है और उसमें आया है नया सीसीटीवी फुटेज। जिस नए सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आ रही है उसमें साफ ये देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद इस गाड़ी को पार्क की है और उसके बाद एक ऑटो से वो फरार हो जाते हैं। और ये एक नया सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसके बिना पर अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी। जिस जगह ये गाड़ी पार्क की गई है, न्यूज़ 18 की टीम भी यहां पर पहुंची थी और अब एक सबूत के तौर पर भी पुलिस इसे देख रही है। किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद एक खास जगह पर ये गाड़ी छोड़ दी गई थी और उसके बाद ऑटो के जरिए ये तमाम 5 आरोपी वहां से फरार हो गए थे। हालांकि 24 घंटे के भीतर इन 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये बात सामने आई है कि 2 लोगों को और आरोपी बनाया गया, आशुतोष और अंकुश को, जिन पर आरोप है इन 5 मुख्य आरोपियों की मदद करने का। लेकिन खास बात यह कि 18 टीमें दिल्ली पुलिस की लगातार अब इस मामले में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने यह बात कही है कि 18 टीमें लगातार इस पर काम कर रही है। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है, एकमात्र उसकी चश्मदीद सहेली थी निधि, जो लगातार ये कह रही है कि वो मौके से फिर चली गई थी और उसके बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची है तब उन्होंने इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी। यही कहा कि हमारा जो पुलिस महकमा है, हम सारे आला अफसर भी इसमें से 50% लोग यही चाहते हैं कि 302 में जो है ये मुकदमा दायर हो। उनने ये कहा है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। आज जो ये 5 आरोपी हैं, 3 बजे इनकी पेशी है और 3 बजे इनकी रिमांड का जो आज दिन खत्म हो रहा है, तो इसको ये सबसे पहले एक्सटेंड कराएंगे। और मुझे लगता है आज रात को या कल इनका प्लान है कि ये इसकी जो पूरी ये चीज़ हुई है इसको रिपीट करेंगे सारे को। और इनका कहना है कि हम लोग 50% से 60% लोग पुलिस महकमे में खुद दबी हुई आवाज़ में इसको कह रहे हैं कि 302 होना चाहिए, बट हम पूरे के पूरे ये क्राइम सीन को एक बार अक्यूज़ों के साथ लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी 302 जो है इस पे जरूर लगे। संभावना बताइए, क्योंकि जिस तरीके से आज ही वो पुलिस कह चुकी है, उनका ये कहना था कि हमारे जो आला अफसर हैं उनने भी यही कहा है कि पुलिस जो है इसमें कुछ मोटिव की तलाश में है और हम इस मोटिव की तलाश को ही पूरा करने के लिए सबसे पहले इन 5 मुजरिमों की आज जो अदालत में जाके पहले तो इनकी रिमांड को एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद ये पूरे क्राइम सीन को हम लोग रिपीट करेंगे। और हम चाहेंगे, उनका सिर्फ एक ही कहना था, पुलिस वालों ने ये कहा
कि ये जो है निर्मम हत्या है और हम खुद चाहते हैं कि ये लोगों को फांसी की सज़ा हो। दिल्ली पुलिस के जो यहाँ आला अफसर हैं, SHO वगैरह हैं, उनने ऑफ द रिकॉर्ड ये हमसे कहा है कि वो खुद चाहते हैं कि जो इस बहन के साथ हुआ है, बिल्कुल सर मैं संतुष्ट हूँ। उनने ये जो कहा है फांसी होनी चाहिए और उनका यही कहना है कि हम इस तरीके के केस बनाना चाहते हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हो। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 302 का मामला नहीं बनता, 304 का बनता है, वो लगा दी गई है। साफ मैडम मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, आज जो 5 मुजरिम हैं वो लोगों का आज पुलिस में आज अदालत में पेशी है। पुलिस इनकी रिमांड की एक्सटेंशन ले रही है। आज रात को या कल ये लोग पूरा क्राइम सीन रिपीट करेंगे। उनका भी उनने मेरे को ये कहा है कि डॉक्टर साहब हमें संडे तक का टाइम दीजिए। कुल मिला के आश्वासन मिला है संडे तक का। ये किया है कि कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ एक्सीडेंट का केस है, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी हुई सिर्फ मामले को पुलिस ने ये कहा है कि हम भी इस चीज को मोटिव के तौर पे जोड़ने के लिए ही हम पुलिस जो है एक्सटेंशन लेगा। और तो जिस तरीके से ये पूरी वारदात होती है उसके बाद तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बीच अंजलि के परिवार का कहना है कि इसमें हत्या की धारा यानी कि धारा 302 भी इसमें शामिल होनी चाहिए। और पीछे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि जो लोगों की मौजूदगी है सुल्तानपुरी थाने के बाहर, लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। परिवार है वो पुलिस से मिलने पहुंचा और बाहर निकला है। अंजलि का परिवार मीडिया से मुखातिब भी हो रहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कहा गया है अंजलि के परिवार की तरफ से, पुलिस ने उनको क्या आश्वासन दिया है। लेकिन इस बीच 1 जनवरी को जो आरोपियों की कार जिस पार्किंग से बरामद हुई है वो आशुतोष नाम के शख्स की थी। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने मौके का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। रोहिणी सेक्टर 1 DDA पार्क की है वही पार्किंग है जहां पर कि जो आरोपी थे उन्होंने जब अंजलि की स्कूटी एक्सीडेंट कर दिया और उसके बाद जब कंझावला में उसकी बॉडी जब गिरी गाड़ी से, उसके बाद वो करीबन 4:51 पर आशुतोष के घर आने से पहले यहीं पर जो पार्किंग है DDA पार्क की, यहाँ पर वो बलेनो गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद आशुतोष के घर D524 में वो चाबी देने चले जाते हैं। और वहाँ पर दीपक और अमित खन्ना बताते हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा और उनकी गाड़ी से लड़की की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है। CCTV फुटेज एक सामने आया है जिसमें समय करीबन 6:30 से ज़्यादा का बताया जा रहा है जब यहाँ से जो गाड़ी है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। हालांकि FIR में गाड़ी बरामद करने का समय कुछ और बताया जा रहा है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि CCTV फुटेज की टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। पुलिस ने जो मोबाइल और टेक्निकल सर्विलांस है उनके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करी है और इस पूरे मामले में प्रोफेशनल तरीके से जो है पुलिस है वो अपनी जांच कर रही है। लेकिन जो CCTV सामने आए उसमें जो वक्त नजर आ रहा था वो 6:55 के आसपास का नजर आ रहा है। जब वो गाड़ी यहाँ पर पार्क नजर आ रही है उसे पुलिस रिकवर करती है और जो आशुतोष है वो फिलहाल घर पे नहीं है, वो लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। CCTV फुटेज बिल्कुल इसी रोड का है, उसमें एक शख्स गाड़ी से उतरता नजर आ रहा है। वो शख्स कौन है, पार्क करने के बाद ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है उनमें से आरोपियों में से। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुरी C 1/309 जो कि निधि जहां पे रहती है और अभी फिलहाल यहां पे जो महिलाएं हैं जो अंजलि उनके परिवार वाले जो हैं जो कि अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर, अब वो उसके घर के सामने यहां पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पे महिलाएं यहां पे मौजूद हैं और यहां पे सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए सुबह से ही दिल्ली पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया था। तैनात करने के बाद कोई भी इस घर के अंदर जो है वो नहीं घुस पा रहा है और ये लोग कोशिश यही कर रहे थे कि जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट यहाँ लॉन्च किया जाए। आप लोग अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके की डिमांड आप लोग रख रहे हैं? फांसी दो अंजलि का, उसे फांसी दो अंजलि के हत्यारों को। लेकिन आप इस घर के सामने आके प्रोटेस्ट कर रही हैं? कभी नहीं थी, कभी फांसी दो, साथ मेरा मोड़ पे रखा जाए इसको भी, हम वोट निकालो से थाने में पेश करा से। ये अभी फिलहाल देखिए जो नाराज हैं लोग वो यही कह रहे हैं कि फांसी दो, ये बाहर निकले, बाहर निकलकर जो है ये लोगों के सामने आए। ये जो है अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अभी तक पुलिस स्टेशन के बाहर था, लेकिन वो धीरे धीरे अब इस गली तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पतली सी गली है, पतली गली में आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। महिलाएं जो है वो अभी वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी और अब ये इसके निधि के घर के बाहर यहाँ पे पहुँची है। आप लोग अभी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी आप यहाँ
मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए भर्ती करने वाले अबू उस्मान अली कश्मीरी और एजाज अहमद को डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी के मुताबिक अबू उस्मान अली मूल रूप से श्रीनगर का रहने वाला है और वो पिछले काफी समय से अफगानिस्तान में रह रहा है। आरोप ये है कि अबू उस्मान अली भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। साथ ही आतंकवादी संगठन आईएस जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर भर्तियां भी कर रहा है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अबू उस्मान को आईएस खुरासान में मानव बम बनाने का मास्टरमाइंड माना जाता है और इसके कई रिश्तेदार आईएस में रह चुके हैं। और ओपी तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। ओपी तिवारी, पूरी जानकारी इस खबर की। देखिए, इस मामले में आपको बता दूं कि ये जो शख्स है ये 1996 में कश्मीर से भाग गया था। उससे पहले ये कश्मीर की विभिन्न जेलों में बंद हुआ था और 1996 में भागकर आईएसआई के साथ चला गया था पाकिस्तान, जहां पर इसने अफगानिस्तान में कई बार लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान की जेलों में भी बंद हुआ। लेकिन अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान का शासन आया, इस शख्स को जेल से रिहा कर दिया गया और खुरासान जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन में फिदाइन यानी मानव बम तैयार करने का ये अकेला मास्टरमाइंड एजाज अहमद एंगर ही है। खुरासान के आतंकवादियों को जो विभिन्न प्रकार के मानव बम बनने की ट्रेनिंग देता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारत के खिलाफ आईएस खुरासान में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो सारी भर्तियां यही शख्स इस समय कर रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इसे घोषित आतंकवादी को घोषित कर दिया है। जी अमेरिका और इजरायल इसी हफ्ते एक मिलिट्री ड्रिल भी शुरू करेंगे, जिसमें अमेरिका के F-15 के साथ ही इजरायल में मौजूद F-35 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। F-35 भी अमेरिका का ही लड़ाकू विमान है जिसे इजरायल ने खरीदा है। खबर के मुताबिक इस ड्रिल में गल्फ स्ट्रीम G550 विमान को भी शामिल किया जाएगा। इस विमान को दुनिया के आधुनिक जासूसी विमानों में एक माना जाता है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसका सैन्य अभ्यास ईरान के काफी करीब किया जाएगा, जबकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी अमेरिका और इजरायल ने एक बड़ी ड्रिल की थी। उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान के एयरबेस और सैनिक ठिकानों के कई नकली टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द निकाय चुनाव करने का आदेश दिया गया था, जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में नोटिस जारी कर यूपी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इस बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत को सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट कर देहरादून से मुंबई भेज दिया गया। ऋषभ पंत पिछले 6 दिन से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत को एम्बुलेंस से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया और फिर वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई भेजा गया। 30 दिसंबर को रुड़की में हुए हादसे के बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर नए साल में एंट्री करने से पहले तुर्की ने अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाब टेस्ट फायरिंग करके ग्रीस को फिर तेवर दिखा दिए। कहा जा रहा है कि तुर्की का खुद का बनाया यह सिस्टम रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को टक्कर देगा और S-400 की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यानी तुर्की की तैयारी हथियारों की दुनिया में एकदम बेस्ट बनने की है, ताकि ग्रीस जैसे दुश्मन उसके आगे चूं तक न कर सके। बीते कुछ वक्त से तुर्की एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा है। उसका बारकताश ड्रोन यूक्रेन के मैदान में अपना लोहा मनवा ही चुका है। और अब खबर है कि तुर्की ने 30 दिसंबर को मिसाइलों को भेजने वाले सिपर नाम के अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट किया। बताया गया कि सिस्टम से निकली तुर्की की मिसाइल ने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को पूरी तरह तबाह कर दिया। हाल के वक्त में तुर्की ने जो डिफेंस सिस्टम बनाए हैं उनमें सिपर की रेंज सबसे ज्यादा है। और तुर्की के राष्ट्रपति तो पहले ही ग्रीस को अपनी टाइफून मिसाइल से उड़ाने की धमकी देने में लगे हैं। उस पर तुर्की के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी हिम्मत पहले से ज्यादा बढ़ा दी और इतनी बढ़ गई कि तुर्की के रिटायर हो चुके एक कर्नल तक ने ग्रीस को आंखें दिखा डाली। उन्होंने कहा कि तुर्की को अपना नया TCG अनादोलू एयरक्राफ्ट कैरियर एजियन सागर में उतार देना चाहिए, ताकि ग्रीस खौफ से मर जाए। तुर्की और ग्रीस के बीच मौजूद एजियन सागर फसाद की जड़ बना हुआ है। एजियन सागर के कुछ टापुओं के लिए दोनों में ठनी हुई है। तुर्की का ग्रीस को धमकियां देना तो समझ में आता है, लेकिन उसके पूर्व कर्नल ने तुर्की वर्सेस ग्रीस की इस पिक्चर में अमेरिका को भी घसीट लिया। कहा गया कि अमेरिका ग्रीस को तुर्की के खिलाफ मोहरा बनाना चाहता है। इधर देश भर में 250 से ज्यादा ट्रेनों पर कोहरे की मार पड़ गई, जिसकी वजह से रेलवे को 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।
और घने कोहरे की वजह से करीब 20 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, जबकि कई ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही हैं। देश भर में रेल की पटरियों, प्लेटफॉर्म की मरम्मत और रखरखाव के बीच पड़ी कोहरे की मार की वजह से 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। इस बीच तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि वो भड़काऊ बयान न दे, क्योंकि इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से तालिबान और पाकिस्तान की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और ये बात पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि 2022 में सबसे ज्यादा इसी आतंकी संगठन ने पाकिस्तान को परेशान किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान को खत्म करने की रणनीति बनी और वहां की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत देश भर में टीटीपी के आतंकियों को घेर कर मारा जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार टीटीपी के आतंकियों को पनाह देने वालों से भी दो हाथ करने के मूड में दिखी, क्योंकि वहां के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी तालिबान को आंखें दिखाई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान सरकार के साथ समझौते के बावजूद अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और तालिबान तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर तालिबान ने टीटीपी को नहीं रोका तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारेगा। यानी पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद फैलाने वालों और उन्हें पनाह देने वालों दोनों से लड़ने के मूड में है, लेकिन उसके ये तेवर तालिबान को डरा नहीं रहे बल्कि जंग के लिए उकसा रहे हैं। कम से कम तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बातों से तो ऐसा ही लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेबुनियाद और उकसाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले तालिबान सरकार के रक्षा विभाग के अधिकारी मोबिन खान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे डाली थी और पाकिस्तान को बेबुनियाद बातें करने से रोका। तालिबान सरकार के रक्षा विभाग के अधिकारी मोबिन खान ने सीरिया और तुर्की का नाम लेकर पाकिस्तान को समझाया और खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि पाकिस्तान खुद को तुर्की और अफगानिस्तान को सीरिया समझने की गलती न करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखा तो उसकी सेना को सरेंडर करना पड़ेगा। मोबिन खान से पहले तालिबान के एक दूसरे नेता ने तो पाकिस्तान को 1971 की हार याद दिला दी थी और उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए हार से जुड़ी तस्वीर तक शेयर कर डाली थी। यानी पाकिस्तान डाल डाल है तो तालिबान पात पात, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक की जांच में 2 और लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों को आरोपियों की मदद करने के लिए आरोपी बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां अब तक 5 आरोपी थे, अब इसमें 2 लोग और जुड़ गए। दरअसल इन आरोपियों की मदद उन 2 आरोपियों ने की थी, जिस वजह से अभी इन्हें आरोपी बनाया गया है। क्योंकि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अशांति फैला रहे हैं और तालिबान सरकार कुछ नहीं कर रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस साल की सबसे परेशान करने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के पीछे की वजह मोबाइल फोन थे। मतलब जंग के बीच रूसी सैनिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनकी मौत की वजह बन गए। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से किया है। यूक्रेन ने साल की शुरुआत में ही डोनेस्क के मकीवका में रूसी सेना के ठिकाने पर बड़ा हमला बोला और रूस ने 11 महीनों की जंग में पहली बार यह माना था कि हमले में उसके 63 सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि अब जो खबर आई उसमें रूस ये मान रहा है कि मकीवका में उसके 63 नहीं बल्कि 89 सैनिक मारे गए, जिसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने साफ कह दिया कि एक छोटी सी गलती की वजह से सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और उनकी गलती ये थी कि जंग के बीच वो मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे और बड़े अधिकारियों को इसकी भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने कई मोबाइल फोन बैरकों में छिपा रखे थे। और ये बैरक डोनेस्क के मकीवका शहर में एक ऐसी जगह बनाई गई थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भनक तक न लगे। खबर के मुताबिक मकीवका के एक कॉलेज में रूसी सैनिकों के रहने के लिए कई अस्थायी बैरक तैयार की गई ताकि वो रूस के कब्जे वाले इस इलाके की सुरक्षा कर सकें, लेकिन वहां रहने वाले सैनिकों की एक लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने अपने लोगों से बात करने के लिए वहां ढेर सारे मोबाइल फोन जमा कर रखे थे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से ही उनके ठिकाने को ट्रैक कर लिया गया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमले के लिए सटीक लोकेशन का पता लगा लिया और फिर एक इशारा मिलते ही हाईमार्स से ताकतवर मिसाइलें दाग दी गई। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने की इतनी सही जानकारी इकट्ठा की थी कि मिसाइलें सीधे जाकर मकीवका में मौजूद कॉलेज पर गिरी और वहां बनाए गए रूसी सैनिकों के बंकर एक झटके में तबाह हो गए। इससे पहले कि रूस की सेना कुछ समझ पाती, उसके 89 सैनिक अपनी जान गंवा बैठे।
और सैकड़ों की संख्या में सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के करीब 400 सैनिक मारे गए। माना जा रहा है कि इस दावे के बाद ही रूस को ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि उसके 63 सैनिक मारे गए, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 89 हो गई, जिसके बाद रूस में भी गुस्से की आग जोर पकड़ने लगी। वहाँ के लोग इसके लिए पुतिन को तो कोस ही रहे थे, अब उनके निशाने पर रूसी सेना के कमांडर भी आ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि जंग में कमान संभाल रहे रूसी कमांडर सही रणनीति नहीं अपना रहे और इसी वजह से यूक्रेन जंग में न सिर्फ बढ़त बना रहा है बल्कि बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। और ये साल तो पुतिन के सैनिकों के लिए तबाही लेकर आया, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने साल की शुरुआत से अब तक रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। और अगर यूक्रेन के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये पुतिन के सैनिकों को खौफ से भर देने वाला है, क्योंकि पहले ही पुतिन की फौज यूक्रेन के कई हिस्सों में घुटनों पर है और अब जेलेंस्की की सेना उसे पूर्वी यूक्रेन में भी पीट रही है, जहां के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना अपना कब्जा होने का दावा करती है। इसके बाद भी यूक्रेन ने डोनेस्क के मकीवका के बाद एक और बड़ा हमला लुहांस्क में बोला। वहां रूसी सेना के एक बड़े हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से बम गिराए जाने से पहले वहां से कुछ सैनिक भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम इमारत से जा टकराया। इस हमले के बाद रूसी सेना का हथियार डिपो मलबे में बदल गया और यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में भी रूस के करीब 100 सैनिक मारे गए। इस बीच 31 दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो सामने आए। रूस ने 31 दिसंबर को कीव पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से कई भीषण हमले किए थे और नए साल से ठीक पहले कीव के लोगों को दहला कर रख दिया था। रूस ने यूक्रेन में नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया था। इसकी गवाही वहां से आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक के बाद एक कीव के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखाई दिए। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रहा एक आदमी दिखाई दिया, तभी उसके सामने एक तेज धमाका हुआ और वहां मौजूद इमारत से शीशे और लकड़ियों के टुकड़े गिरते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई दूसरी तस्वीरों में भी धमाकों के बाद मलबा हवा में उड़ता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने कीव पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हमले किए थे और इन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर ऐसे हमले बोले कि पूरा रूस थर्रा गया। लेकिन अब यूक्रेन इस बात की आशंका जता रहा है कि पुतिन भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि वो साल 2023 में यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा देंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही उन्हें ऐसी चोट पहुंची है जो वो जल्द भूलने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने आशंका जताई कि रूसी सेना इसी महीने बड़े हमले बोल सकती है और ये हमले ठीक उसी तरह होंगे जैसे 24 फरवरी को किए गए थे, यानी रूस के सैनिक एक साथ कई दिशाओं से हमले करेंगे। यूक्रेन के मुताबिक उसके उत्तर में कीव पर, उत्तर पूर्व में खार्किव पर और दक्षिण पश्चिम में खैरसोन पर एक साथ हमला हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने भी इससे निपटने की तैयारी पूरी होने का दम ठोका। उसने दावा किया और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला केस के आरोपियों को थोड़ी देर में रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का दावा यह है कि आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। ऐसे में पुलिस आरोपियों की रिमांड की मांग कर सकती है। पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। पुलिस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि लगातार बयान आरोपियों की तरफ से बदले जा रहे हैं। जेट तैनात कर दिए जो बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला बोलकर उसे तबाह करने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए इजरायल में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया, ताकि इजरायल पर हमले की ईरान की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और इसीलिए अमेरिका ने एक बार फिर अपनी फौज की एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल वो अपने साथी देशों को दुश्मनों से बचाने के लिए कई साल से कर रहा है। अमेरिका की इस रणनीति को एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो अपने घातक हथियारों की तैनाती साथी देशों की उन जगहों पर करता है जहां से दुश्मन को जवाब देना आसान होता है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए दक्षिणी इजरायल के नेवातिम एयरबेस को चुना, जहां से ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी 1500 किलोमीटर से भी कम है। मतलब ये कि ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो अमेरिकी लड़ाकू विमान तेजी से उस तक पहुंच जाएंगे और ईरान पर बमों की बारिश करके वहां तबाही मचा देंगे। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इसकी तैयारी के लिए अमेरिका और इजरायल इसी हफ्ते एक मिलिट्री ड्रिल भी शुरू करेंगे, जिसमें अमेरिका के F-15 के साथ ही इजरायल में मौजूद F-35 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। F-35 भी अमेरिका का ही लड़ाकू विमान है जिसे इजरायल ने खरीदा है। खबर के मुताबिक इस ड्रिल में गल्फ स्ट्रीम G550 विमान को भी शामिल किया जाएगा। इस विमान को दुनिया के आधुनिक जासूसी विमानों में एक माना जाता है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसका सैन्य अभ्यास ईरान के काफी करीब किया जाएगा।
जबकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ी ड्रिल की थी। उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान के एयरबेस और सैनिक ठिकानों के कई नकली टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द निकाय चुनाव करने का आदेश दिया गया था, जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में नोटिस जारी कर यूपी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इस बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत को सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट कर देहरादून से मुंबई भेज दिया गया। ऋषभ पंत पिछले 6 दिन से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत को एम्बुलेंस से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया और फिर वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई भेजा गया। 30 दिसंबर को रुड़की में हुए हादसे के बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर नए साल में एंट्री करने से पहले तुर्की ने अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाब टेस्ट फायरिंग करके ग्रीस को फिर तेवर दिखा दिए। कहा जा रहा है कि तुर्की का खुद का बनाया यह सिस्टम रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को टक्कर देगा और S-400 की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यानी तुर्की की तैयारी हथियारों की दुनिया में एकदम बेस्ट बनने की है ताकि ग्रीस जैसे दुश्मन उसके आगे चूं तक न कर सके। बीते कुछ वक्त से तुर्की एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा है। उसका बारकताश ड्रोन यूक्रेन के मैदान में अपना लोहा मनवा ही चुका है। राज्यों के जल मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। वाटर विजन 2047 पर हुई चर्चा। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कंझावला केस में अब परिवारों के बीच वार पलटवार। निधि की मां ने अंजलि के परिवार के आरोपों को किया खारिज। अंजलि के परिवार बोला निधि ही इस केस में सूत्रधार। झूठ बोल रही है वो तो, परिवार तो झूठ बोल रहा है साहब जी। जो भी ये सारी चीज को अंजाम दिया गया है उसकी सूत्रधार तो निधि है ना। मिशन त्रिपुरा पर अगरतला पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की जन सेवा विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। कहा रातों रात नहीं हटाए जा सकते हजारों लोग। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत नहीं थम रहा। घरों में दरार और जमीन से पानी निकलने का सिलसिला। सीएम ने कहा शहर को बचाने की कोशिशें जारी। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा। ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक में भी जियो ट्रू 5G लॉन्च हुआ। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया 5G सेवा का उद्घाटन। अब देश के 68 शहरों में जियो ट्रू 5G नेटवर्क। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज पुणे में। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है भारत। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा।